हम्म, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जामायरा स्टडी में। हुँ, तो जरा सोचिए, एक ऐसा कानून पास होने जा रहा है जो मतलब 1 अरब से ज्यादा लोगों की किस्मत बदल सकता है। बिल्कुल। लेकिन उस कानून को पास करने के लिए संसद में बैठे सांसदों में से सिर्फ 10% की ही जरूरत है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है ना? बिल्कुल लेकिन हमारे देश का जो सिस्टम है वो कुछ ऐसे ही दिलचस्प और कभी-कभी हैरान करने वाले नियमों से चलता है। सही बात है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन बहुत ही क्लियर है। आज हम यूपी टेट यानी जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, हुँ, उसके ईवीएस और पॉलिटी की मास्टर गाइड का पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन करेंगे। हुँ, सबसे पहले भारतीय संविधान और संसद की कार्यप्रणाली को डिकोड करते हैं। चलिए। अगर हम संसद के काम करने के तरीके को देखें तो स्लाइड के हिसाब से साल में मुख्य रूप से 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और यहाँ जो नियम लिखा है वो ये कहता है कि किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 महीने से अधिक 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो ये 6 महीने का ही गैप क्यों? देखिए, इस 6 महीने वाले नियम के पीछे का जो असली तर्क है ना, वो लोकतंत्र को जिंदा रखना है। ओके। आप कल्पना कीजिए, हम्म। अगर सरकार के पास ये छूट हो नहीं। कि वो एक बार संसद बुला ले, अपने मनपसंद कानून पास करा ले। और फिर गायब हो जाए। बिल्कुल। हाँ। और फिर 2 साल तक संसद का मुंह ही न देखे। ऐसे में तो सरकार कोई भी मनमाना फैसला ले सकती है ना। हाँ, फिर तो कोई सवाल पूछने वाला बचेगा ही नहीं। सही बात है। इसीलिए जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने ये डेडलाइन तय कर दी कि भाई जो जन प्रतिनिधि हैं, उन्हें साल में कम से कम 2 बार तो एक ही छत के नीचे आना ही पड़ेगा। मतलब ये एक तरह का सिक्योरिटी अलार्म है। हाँ, एक सिक्योरिटी अलार्म जो सरकार को जनता के प्रति हर हाल में जवाबदेह बनाए रखता है। समझ गया। लेकिन इसी से जुड़ा एक और शब्द है स्लाइड में जो मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, कोरम। अच्छा, कोरम। हाँ, नियम के मुताबिक सदन की कार्यवाही चलाने के लिए कम से कम 10% सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है, जिसे कोरम कहते हैं। जी। अब अगर मैं इसे एक स्कूल की क्लास से जोड़कर देखूं, तो भाई 10% तो बहुत ही कम नंबर है। सुनने में कम लगता है। मतलब अगर किसी दिन भारी बारिश हो जाए और 90% बच्चे क्लास में नहीं आते हैं, तो कोई भी टीचर उस दिन कोई नया चैप्टर शुरू नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। तो फिर देश के इतने बड़े बड़े फैसले सिर्फ 10% लोगों की मौजूदगी में कैसे लिए जा सकते हैं? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। लेकिन यहाँ कोरम को ना हमें एक टारगेट की तरह नहीं देखना है। तो फिर कैसे देखना है? इसे एक न्यूनतम सीमा या कह लें कि एक फर्श की तरह देखना चाहिए, मतलब बेसलाइन। अच्छा। देखिए, संसद में कानून पास करने के लिए तो बहुमत चाहिए ही होता है, वो एक अलग गणित है। लेकिन कोरम का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर किसी दिन सदन में बहस शुरू करनी है, कार्यवाही स्टार्ट करनी है, सिर्फ कार्यवाही शुरू करने के लिए? हाँ, तो कम से कम 54 या 55 सांसद, अगर हम लोकसभा की बात करें, हम्म। तो उतने सांसद तो वहां मौजूद होने ही चाहिए। हाँ। अगर 10% लोग भी नहीं आए हैं ना, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सदन में इतनी भी गंभीरता नहीं है कि माइक ऑन किया जाए। ओहो, मतलब स्पीकर बोलेंगे कि भाई पहले लोग तो ले आओ। बिल्कुल। उस स्थिति में जो स्पीकर होते हैं वो कार्यवाही को वहीं रोक देते हैं। तो ये नियम असल में ये सुनिश्चित करता है कि मुट्ठी भर 2-4 लोग मिलकर चुपचाप कोई फैसला ना ले लें। अरे वाह, मतलब ये तो बचाव के लिए है ना, कि कोई लूप होल। एकदम सही समझे आप। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अब अगर हम संसद के एक आम दिन के शेड्यूल की बात करें जो स्लाइड में दिया है, हम्म। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल होता है जिसे क्वेश्चन आवर कहते हैं, जी। जहां मंत्री इन सवालों के जवाब देते हैं जिनकी सूचना सांसदों ने पहले से दी गई होती है। बिल्कुल। लेकिन दिन के ठीक 12 बजे एक नई चीज शुरू होती है, शून्यकाल यानी 0 आवर। हाँ, 0 आवर। इसमें बिना किसी पूर्व नोटिस के राष्ट्रीय मुद्दे उठाए जाते हैं। मुझे बस ये जानना है कि भाई इसका नाम 0 आवर ही क्यों रखा गया है? क्या कोई खास वजह है? इसके पीछे थोड़ा सा समय का गणित है। दिन के 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती हैं। अच्छा, 12 पर। हाँ, इसे 0 आवर माना जाता है क्योंकि यहाँ से दिन का एक नया चक्र शुरू हो रहा है। लेकिन देखिए, परीक्षा के नजरिए से, एग्जाम में क्या पूछेंगे? एग्जाम के नजरिए से इसकी अहमियत कुछ और है। 0 आवर पूरी तरह से एक भारतीय नवाचार है, मतलब इंडियन इनोवेशन है ये। वेट, सच में? हाँ, दुनिया के और किसी भी देश की संविधान की किताब में आपको ये नहीं मिलेगा। अरे वाह, मुझे लगा ये अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा होगा। बिल्कुल नहीं। 60 के दशक में जो हमारी भारतीय मीडिया थी, उसने इस समय को ये नाम दिया था। अच्छा, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
क्योंकि देखिए जो प्रश्नकाल होता है ना, उसमें सवाल पूछने के लिए हफ्तों पहले नोटिस देना पड़ता है। एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। हाँ, लेकिन मान लीजिए कि अचानक देश में कोई दंगा हो जाए या कोई बहुत बड़ी ट्रेन दुर्घटना हो जाए। तो उसके लिए हफ्तों का इंतजार तो नहीं कर सकते। एकदम सही। तो सांसद 0 आवर में उस अर्जेंट मुद्दे को तुरंत स्पीकर के सामने उठा सकते हैं, बिना किसी प्रायर नोटिस के। बहुत ही बढ़िया। और फिर दोपहर 1 बजे के बाद लंच और उसके बाद सामान्य कार्यवाही शुरू हो जाती है। जी। अच्छा, इसी बीच नोट्स में एक स्थिति ऐसी भी बताई गई है जब संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ता है। जॉइंट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाँ, इसमें लिखा है कि लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुलाया जाता है और इसे बुलाते भारत के राष्ट्रपति हैं। हम्म। लेकिन इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। हाँ। अब मेरा सवाल ये है कि अगर राष्ट्रपति सबको बुला रहे हैं, तो वो खुद या फिर उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता क्यों नहीं करते? और यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर एग्जामिनर छात्रों के कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता है। अच्छा। देखिए, संयुक्त अधिवेशन या जॉइंट सेशन तब बुलाया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी बिल को लेकर भारी मतभेद हो जाए। मतलब दोनों में ठन गई हो। हाँ, और कोई रास्ता न निकल रहा हो। अब चूंकि राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख है, इसलिए वो दोनों सदनों को एक साथ बैठने का आदेश देते हैं। लेकिन लोकसभा का स्पीकर ही कुर्सी पर इसलिए बैठता है क्योंकि लोकसभा के जो सांसद होते हैं ना, हाँ। वो सीधे जनता द्वारा वोट देकर चुने जाते हैं। ओहो, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन। बिल्कुल। लोकतंत्र में जो सीधा चुनावा प्रतिनिधि होता है, उसे हमेशा ऊपर रखा जाता है। और इसके अलावा एक प्रैक्टिकल कारण भी है। वो क्या? लोकसभा में सदस्यों संख्या 543 है, जो राज्यसभा के 245 सदस्यों से दोगुनी से भी ज्यादा होती है। तो मेजॉरिटी वैसे भी लोकसभा की होगी। सही पकड़े। चलिए, संसद कानून कैसे बनाती है और कैसे काम करती है, इसके बाद अब ये देखना जरूरी है कि वो खुद संविधान को बदलती कैसे है। यानी संविधान संशोधन, अमेंडमेंट्स। राइट। हमारे सामने महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों की लिस्ट है। इसमें सबसे पहले है 42वां संशोधन, जो 1976 में हुआ था। 1976। और इसे नोट्स में मिनी संविधान लिखा गया है। जी। और इसी के तहत अनुच्छेद 51A के अंतर्गत हमारे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे। तो इसे मिनी संविधान क्यों कहा जाता है? देखिए, 1976 का वो दौर याद कीजिए। देश में क्या चल रहा था? आपातकाल, इमरजेंसी लगी हुई थी ना? बिल्कुल सही। उस समय की जो सरकार थी, उसने संविधान के इतने सारे अनुच्छेदों में बदलाव कर दिए, प्रस्तावना में नए शब्द जोड़ दिए। सोशलिस्ट, सेक्युलर। हाँ, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति की शक्तियों तक में भारी बदलाव कर दिया। मतलब इतने सारे चेंजेस किए गए कि ये संशोधन अपने आप में एक नई संविधान की किताब जैसा भारी भरकम हो गया। बाप रे। इसीलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ। इसीलिए इसे मिनी संविधान का नाम दिया गया। और ये मौलिक कर्तव्यों वाला क्या सीन है? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का कारण ये था कि सरकार ये सख्त संदेश देना चाहती थी कि नागरिक हमेशा सिर्फ अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। मतलब सिर्फ राइट्स की बात मत करो। हाँ, राष्ट्र के प्रति उनके कुछ कर्तव्य भी हैं, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना और देश की रक्षा करना। बैलेंस बनाने के लिए। इसके बाद लिस्ट में 1992 के दो बहुत अहम संशोधन आते हैं। जी, 73वां और 74वां। राइट। 73वां संशोधन पंचायती राज से जुड़ा है, जिसने संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी। और 74वां संशोधन शहरी स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिकाओं से जुड़ा है, जिसने 12वीं अनुसूची जोड़ी। अगर हम इन दोनों संशोधनों के असर को एकदम जमीनी स्तर पर देखें ना, तो ये भारत के प्रशासनिक इतिहास के सबसे बड़े कदम है। वो कैसे? क्योंकि 1992 से पहले सारा पैसा और सारी ताकत दिल्ली या जो राज्यों की राजधानियां हैं, वहां बैठी सरकारों के पास होती थी। सेंट्रलाइज्ड पावर थी पूरी। बिल्कुल। मतलब एक दूर गांव के किसान की सड़क बनेगी या नहीं, वहां पानी की टंकी लगेगी या नहीं, ये फैसला राजधानी के एसी कमरों में होता था। जो कि काफी इम्प्रैक्टिकल है। हाँ, तो 73वें और 74वें संशोधन ने सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन। इसने गांव की पंचायतों और शहरों के वार्डों को संवैधानिक दर्जा दे दिया, ताकि वे अपने फैसले खुद ले सकें, अपना विकास खुद तय कर सकें। पावर टू द पीपल। बिल्कुल। ओके, चलिए अब इस स्लाइड के आखिरी हिस्से यानी विदेशी स्रोतों पर नजर डालते हैं। चलिए। इंग्लैंड यानी यूके के संविधान से हमने विधि का नियम, जिसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं, और नागरिकता का कॉन्सेप्ट लिया है। जी। अर्थ है, ये स्थानीय स्वशासन यानी लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं कराता। ओके, लेट अस अनपैक दिस, क्योंकि एग्जामिनर तो यहाँ पक्का छात्रों को फंसा सकता है। बिल्कुल फंसा सकता है।
हम अक्सर टीवी और अखबारों में चुनाव आयोग सुनते हैं, हाँ। तो दिमाग में यही छपता है कि भाई देश के सारे चुनाव तो यही कराता होगा। हाँ, वही तो। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग का जो अधिकार क्षेत्र है, वो सिर्फ राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों तक ही सीमित है। अच्छा। जब बात आपके गांव के प्रधान या शहर के मेयर के चुनाव की आती है ना, तो उसके लिए 1992 के उसी संशोधन के तहत संविधान में राज्य चुनाव आयोग यानी स्टेट इलेक्शन हाँ। कमीशन नाम की एक अलग संस्था बनाई गई है। ओहो, मतलब वो एक अलग ही बॉडी है। हाँ, और एग्जामिनर एमसीक्यू में क्या करते हैं, वो पंचायत चुनाव का विकल्प डाल देते हैं। और बच्चे सोचते हैं कि इलेक्शन है तो इलेक्शन कमीशन ही कराएगा। बिल्कुल, और वहीं एकदम अरकट जाते हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक पॉइंट है ये। हाँ, और ये जो इंग्लैंड से लिया गया विधि का नियम है, वो क्या है? रूल ऑफ लॉ, ये असल में ये बुनियादी सिद्धांत है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। मतलब कोई नेता हो, कोई बड़ा अधिकारी हो या कोई अरबपति, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए अलग से कानून बनेगा। कानून अंधा होता है और सबके लिए बराबर होता है। चलिए, संविधान की इस भारी भरकम किताब से और इंसानों द्वारा बनाए गए कानूनों से अब बाहर निकलते हैं। हाँ, थोड़ा नेचर की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। अब जरा उस दुनिया की बात करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, यानी हमारा पर्यावरण। ईवीएस। ईवीएस के इस मॉड्यूल 2 में सबसे पहले अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन का जिक्र है। जी। इसमें लिखा है कि कारखानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 जब पानी से मिलती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 बनता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 पानी से मिलकर नाइट्रिक अम्ल बनाती है। भाई, ये सुनने में तो किसी केमिस्ट्री लैब के डरावने प्रयोग जैसा लग रहा है। ये डरावना है भी, क्योंकि ये असल में हमारे पूरे वायुमंडल को एक खतरनाक केमिस्ट्री लैब बनाने जैसा ही है। वो कैसे? देखिए, हम जो कोयला जलाते हैं या फैक्ट्रियों से जो गाढ़ा धुआं निकलता है ना, उसमें सल्फर और नाइट्रोजन की गैसें बहुत भारी मात्रा में होती हैं। ओके। ये गैसें हवा में ऊपर जाकर बादलों की नमी में घुल जाती हैं, और जब ये बारिश की बूंदों के रूप में नीचे आती हैं, तो वो नॉर्मल पानी नहीं होता? बिल्कुल नहीं, वो पानी नहीं बल्कि हल्का तेजाब होता है, एसिड। बाप रे। यही कारण है कि जब ये तेजाबी बारिश मिट्टी पर गिरती है तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और सिर्फ फसलें ही नहीं, बिल्डिंग्स भी? जब ये ताजमहल जैसी संगमरमर की इमारतों पर गिरती है तो संगमरमर के पत्थर पीले पड़ने लगते हैं और गलने लगते हैं। अच्छा। इसे साइंस में स्टोन लेप्रोसी या पत्थरों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। पत्थरों का कुष्ठ रोग, ये टर्म तो पक्का एमसीक्यू में आ सकता है। बिल्कुल आता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की लिस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ऊपर है, जो कि भाई हम सब जानते ही हैं। हाँ, CO2। लेकिन मुझे मीथेन, जिसे CH4 या मार्श गैस भी कहते हैं, उसके स्रोत काफी हैरान कर रहे हैं। अच्छा, क्या लिखा है? धान के खेत, पशुओं की जुगाली, दलदली क्षेत्र और दीमक की बाम्बी मतलब टर्माइट्स। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि धान के खेत और गाय भैंस की जुगाली से गैस निकलना तो फिर भी समझ आता है, लेकिन लकड़ी खाने वाले ये छोटे छोटे दीमक ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्या में कैसे योगदान दे रहे हैं? ये प्रकृति के सबसे जटिल और रोचक तंत्रों में से एक है। बताइए जरा। देखिए, दीमक लकड़ी तो खा लेते हैं, लेकिन उनके खुद के शरीर में उस लकड़ी को पचाने की क्षमता नहीं होती है, तो फिर वो पचती कैसे है? उनके पेट के अंदर लाखों की संख्या में सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया होते हैं जो उस लकड़ी को तोड़कर पचाने का काम करते हैं। अच्छा, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। हाँ, और इस पाचन प्रक्रिया के दौरान, जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, भारी मात्रा में मीथेन गैस बनती है। ओहो। अब एक दीमक तो बहुत ही मामूली सी गैस छोड़ता है, लेकिन पूरी दुनिया में दीमकों की संख्या कितनी होगी? खरबों में होंगी। बिल्कुल। तो जब आप उन सबका उत्सर्जन मिलाते हैं तो वो मीथेन का एक बहुत बड़ा प्राकृतिक स्रोत बन जाता है। ये तो सच में माइंड ब्लोइंग है। और ये मार्श गैस वाला क्या लॉजिक है? मार्श का मतलब होता है दलदल या वेटलैंड्स। जब दलदली पानी के नीचे पेड़ पौधे या पत्ते सड़ते हैं तो वहां ऑक्सीजन तो पहुंच नहीं पाती। राइट, पानी के नीचे है तो। उस बिना ऑक्सीजन वाले सड़न से जो प्राकृतिक गैस बुलबुलों के रूप में बाहर आती है, उसे ही मार्श गैस या मीथेन कहते हैं। एग्जामिनर मीथेन ना लिखकर मार्श गैस लिख देता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। बहुत ही चालाक। चलिए अब उस ऊर्जा चक्र की बात करते हैं जो इस पूरी पृथ्वी को चलाता है। एनर्जी फ्लो। जी। स्लाइड में पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा के प्रवाह को एक तरफा या यूनिडायरेक्शनल बताया गया है। ऊर्जा उत्पादक यानी पेड़ों से शुरू होकर उपभोक्ता यानी शाकाहारी जानवरों में, फिर मांसाहारी जानवरों में और अंत में
अपघटकों यानी कवक और जीवाणु तक जाती है। बिल्कुल। मतलब ये एक वन वे हाईवे जैसा है जहां से गाड़ियां वापस नहीं आ सकती, कोई यू टर्न नहीं है। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है आपकी। और ये थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मा प्रवैगिकी का एकदम बुनियादी नियम है। अच्छा, इसे इकोलॉजी में लिंडेमान का 10% नियम भी कहते हैं। 10% नियम, ये क्या है? देखिए, जब एक शाकाहारी जानवर, मान लीजिए हिरण, वो पेड़ के पत्ते खाता है, हम्म, तो पत्तों की सारी ऊर्जा हिरण के शरीर में स्टोर नहीं होती। ओके। हिरण जंगल में भागने में, सांस लेने में और अपने शरीर को गर्म रखने में लगभग 90% ऊर्जा खर्च कर देता है। ओहो, सिर्फ डेली एक्टिविटीज में? हाँ, सिर्फ 10% ऊर्जा ही उसके शरीर के मांस में बचती है। ओके। फिर जब कोई शेर उस हिरण का शिकार करता है और उसे खाता है, तो शेर को भी उस हिरण की सिर्फ वो बची हुई 10% ऊर्जा ही मिलती है। अच्छा, मतलब हर स्टेप पर लॉस हो रहा है। बिल्कुल। चूंकि हर कदम पर 90% ऊर्जा खर्च होकर गर्मी के रूप में वातावरण में उड़ जाती है, इसलिए ऊर्जा का प्रवाह वापस पीछे की तरफ जा ही नहीं सकता। वो सिर्फ एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। एकदम सही। लेकिन इंसान इस प्राकृतिक हाईवे पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स कर रहा है। वो तो है। पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव वाले हिस्से में स्लाइड में 1984 की भोपाल गैस त्रस्दी का जिक्र है। जी, बहुत बड़ी त्रासदी थी। इसमें लिखा है कि यूनियन कार्बाइड कारखाने से मिक यानी मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था और इसके साथ ही एरोसॉल डिब्बों के इस्तेमाल को भी बहुत खतरनाक बताया गया है। भोपाल की वो रात ना, भारत के औद्योगिक इतिहास का सबसे काला अध्याय है। बिल्कुल। कारखाने में टैंक के अंदर पानी चला गया था, जिससे एक बहुत ही भयानक रासायनिक प्रतिक्रिया हुई और वो जो जहरीली गैस थी, MIC, वो हवा में फैल गई। ये गैस इंसानों के फेफड़ों में जाकर वहां मौजूद पानी के साथ प्रतिक्रिया करती थी, बाप रे। जिससे लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे हवा में ही डूब रहे हों। उस रात हजारों लोगों की तड़प तड़प कर जान चली गई। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये एरोसॉल वाला क्या मामला है? एरोसोल मतलब जैसे हमारे डिओड्रेंट स्प्रे होते हैं, हेयर स्प्रे या फिर पेंट के जो डिब्बे होते हैं। अच्छा, स्प्रे कैन्स। हाँ, उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जैसे रसायन होते हैं। जब हम उन्हें स्प्रे करते हैं तो ये गैसें हवा में बहुत ऊपर जाकर हमारी ओजोन परत को फाड़ देती हैं। जिससे सूरज की यूवी किरणें सीधे आती हैं। बिल्कुल, जो स्किन कैंसर और ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है। चलिए, अब वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के उन हाई यील्ड कीवर्ड्स पर चलते हैं जो सीधे एमसीक्यूज में दिखाई देते हैं। चलिए। लिखा है, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। औषधियों की रानी तुलसी है जिसका वैज्ञानिक नाम ओसीमम सैंक्टम है। ओसीमम सैंक्टम, हाँ। और बायोडीजल के लिए जिट्रोफा नाम की फसल का इस्तेमाल होता है जो यूफोरबिएसी परिवार का हिस्सा है। भाई, ये नाम तो किसी टंग ट्विस्टर जैसे लग रहे हैं। मैं मानती हूँ, इन लैटिन नामों को पढ़ना और याद रखना थोड़ा मुश्किल जरूर है। बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या है ना, एग्जामिनर सीधे तौर पर इन्हीं शब्दों को ऑप्शन में रखता है। वो तुलसी नहीं लिखेगा, वो ऑसिमम सैंक्टम ही लिखेगा, फंसाने के लिए। हाँ। और अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो इसे ऐसे याद रखिए कि जैसे इंसानों के खून में हीमोग्लोबिन होता है, हाँ, जिससे खून लाल होता है। बिल्कुल, और उसके बीच में आयरन यानी लोहा होता है, बिल्कुल वैसे ही पौधों के जो क्लोरोफिल होते हैं उसके बीच में मैग्नीशियम धातु होती है। अच्छा, ये समानता है। बिना मैग्नीशियम के पौधा सूरज की रोशनी को पकड़ ही नहीं सकता। और ये बायोडीजल वाला जेट्रोफा क्या है? क्या ये भविष्य का पेट्रोल पंप है? आप इसे भविष्य का पेट्रोल पंप कह सकते हैं। जट्रोफा एक ऐसा जंगली पौधा है जो एकदम बंजर, खराब से खराब जमीन पर भी आसानी से उग जाता है। पानी भी कम चाहिए होगा। हाँ, इसके बीजों से तेल निकाला जाता है जिसे फिर एक रासायनिक प्रक्रिया के जरिए डीजल में बदल दिया जाता है। क्या बात है। सोचिए, हम खेत में फसल उगाकर उसे सीधा अपनी गाड़ियों के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। पर्यावरण को हो रहे इस नुकसान के बीच ये सुनकर थोड़ा अच्छा लगा। अब बात करते हैं उन संस्थानों और जगहों की जो प्रकृति को बचाने का काम कर रही हैं। राष्ट्रीय उद्यान और संस्थान। जी, हमारे पास भारत के कुछ प्रमुख संस्थानों और पार्कों की लिस्ट है। तो चलिए सुनने वालों, इन्हें रटने के बजाय एक मेंटल मैप बनाते हैं, जैसे हम भारत की सड़कों पर कोई रोड ट्रिप कर रहे हों। बहुत बढ़िया आइडिया। अगर हम उत्तर भारत से शुरुआत करें तो उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII और वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI हैं। और उसी के पास हमारा पहला नेशनल पार्क आता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क,
जो बाघों के संरक्षण यानी प्रोजेक्ट टाइगर के लिए जाना जाता है। और अगर आप कॉर्बेट के उन घने जंगलों से पश्चिम की ओर यानी गुजरात की ओर बढ़ें अपनी रोड ट्रिप पर, हाँ, तो वहां आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। ये पूरे एशिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां आपको प्राकृतिक रूप से खुले में घूमते हुए एशियाई शेर या एशियाटिक लायंस मिल जाएंगे। इकलौती जगह। हाँ, सूखे और पतझड़ वाले इस जंगल का जो माहौल है ना, वो इन शेरों के छुपने और शिकार करने के लिए एकदम सही है। बेहतरीन। अब अगर हम इस रोड ट्रिप में भारत के एकदम पूर्व की तरफ यानी असम जाएं, तो वहां हमें मिलेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जी, और फिर वहां से सीधे नीचे दक्षिण की तरफ कर्नाटक की ओर आए तो वहां बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल। और देखिए, काजीरंगा का जो इलाका है वो ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ वाले मैदानों से बना है। वहाँ बहुत लंबी लंबी हाथी घास होती है। तो वहां कौन सा जानवर मिलता है? यही वजह है कि ये एक सींग वाले गैंडे यानी वन हॉर्न राइनो के छुपने और रहने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है। और बांदीपुर? वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत का जो बांदीपुर है वो फिर से घने जंगलों वाला इलाका है जो बाघों यानी टाइगर्स के संरक्षण के लिए बहुत मशहूर है। तो मतलब जानवरों को उनके जंगल और राज्य के भूगोल के साथ इमेजिन करने से एग्जाम में सही विकल्प चुनना बहुत आसान हो जाता है। एकदम सही। अब हम इस गहन विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ स्लाइड में कुछ त्वरित तथ्य या क्विक चेकलिस्ट दी गई हैं। पहला शब्द है पेयजल, जिसे इंग्लिश में पोर्टेबल वाटर कहते हैं। इसे पीने योग्य सुरक्षित पानी कहा गया है। जी, मेरा एक सवाल है, क्या कोई भी साफ दिखने वाला पानी पेयजल नहीं होता? मतलब सिर्फ साफ पानी और पोर्टेबल वाटर के बीच तकनीकी अंतर क्या है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। बताइए। अगर आप किसी पहाड़ी झरने का पानी ग्लास में निकालें तो वह एकदम पारदर्शी और बिल्कुल साफ दिखेगा। हाँ, क्रिस्टल क्लियर होता है। इन हो सकते हैं जो आपको गंभीर रूप से बीमार कर देंगे। ओ, तो मतलब साफ दिखना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। पोर्टेबल वाटर या पेयजल एक बहुत ही तकनीकी शब्द है। अच्छा। इसका मतलब है वो पानी जिसका बाकायदा लैब में टेस्ट किया गया है और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की मानकों के हिसाब से इंसानों के पीने के लिए रासायनिक और जैविक दोनों रूप से पूरी तरह सुरक्षित है। समझ गया। इसके बाद क्विक फैक्ट्स में वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जिक्र है, जो कि भविष्य के लिए पानी बचाने का तरीका है। बिल्कुल। और एक अहम तारीख है विश्व पर्यावरण दिवस, जो 5 जून को मनाया जाता है। और ये 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से शुरू हुआ था। राइट, स्टॉकहोम सम्मेलन। और अंत में हमारे पास 2 बहुत ही प्रमुख क्रांतियां हैं। MS स्वामीनाथन जी का नाम हरित क्रांति यानी कृषि से जुड़ा है, और वर्गीज कुरियन जी का नाम श्वेत क्रांति यानी दूध या अमूल से जुड़ा है। देखिए, इन दोनों महान व्यक्तियों के योगदान को सिर्फ खेती या दूध तक सीमित करके देखना ना बहुत गलत होगा। वो कैसे? 60 के दशक में भारत में भयंकर अकाल पड़ रहे थे। हमारे पास खाने को नहीं था और हमें विदेशों से गेहूं मंगाना पड़ता था। बहुत ही खराब स्थिति थी। हाँ, तो MS स्वामीनाथन ने उच्च उपज वाले बीजों, जिन्हें HYV सीड्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल करके देश को अनाज के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाया। इसीलिए उन्हें हरित क्रांति का जनक कहते हैं। बिल्कुल। और वहीं वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड के जरिए दूध उत्पादक किसानों को कोऑपरेटिव या सहकारी मॉडल में जोड़ा। अमूल